Hello friends, welcome again to my channel Computer Concept with Monica। तो आई होप आप तो अब तक हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर एफसीएफएस शेड्यूलिंग को डिस्कस किया था, उसकी लिमिटेशन को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट। तो हमें पता चला कि एफसीएफएस की शेड्यूलिंग में एक प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम है कॉन्वे इफेक्ट। तो कॉन्वे इफेक्ट में क्या था कि वो एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अदर जॉब्स का एवरेज वेटिंग टाइम को क्या कर देता था, इंक्रीज कर देता था। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट ये वाली शेड्यूलिंग का यूज करना स्टार्ट किया। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट या शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट, इसमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास रेडी क्यू के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस है और उन्हें हमें क्या करना है, शेड्यूल करना है। जब हम उनको शेड्यूल करना है तो कैसे शेड्यूल करना है कि हम लोग उनको बर्स्ट टाइम देखेंगे। सबसे पहले रेडी क्यू में बर्स्ट टाइम जिसका सबसे स्मॉलेस्ट होगा तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, सीपीयू को असाइन करना है। तो अभी हमें समझ में आया कि शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट दोनों बात सेम है और दोनों में क्या मतलब होता है दोनों का कि रेडी क्यू के अंदर बर्स्ट टाइम जिस प्रोसेस का कम होगा उसको हमें सीपीयू असाइन करना है। तो ये नॉन प्रिमिटिव टाइप की भी हो सकती है और प्रिमिटिव टाइप की हो सकती है। तो हम लोग दोनों के एग्जांपल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसकी बेस्ट अप्रोच क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम को ये क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और ये इजी टू इम्प्लीमेंट है। बैच सिस्टम के अंदर हम लोग इसको इजीली क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो देखो इसके एग्जांपल में हमें क्या गिवन है कि जैसे प्रोसेस की पीआईडी दी हुई है हमें। मान लो हमारे पास यहाँ पे पीआईडी कितनी है, 5 प्रोसेसेस है। मतलब पीआईडी से हमें पता चला कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी रेडी क्यू के अंदर कितने प्रोसेसेस है। अराइवल टाइम से हमें ये समझ में आता है कि प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर कब आया है। तो प्रोसेस रेडी क्यू में फर्स्ट जो प्रोसेस है वो वन अराइवल टाइम पे आया है, सेकंड प्रोसेस थर्ड टाइम यूनिट पे आया है एंड सो ऑन। तो भी हमें अराइवल टाइम समझ में आया और हमें बर्स्ट टाइम क्या होता है, गिवन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो बर्स्ट टाइम का मतलब क्या है, प्रोसेस P1 है, प्रोसेस P1 को सीपीयू कितने टाइम के लिए चाहिए, यहाँ पे 7 टाइम यूनिट के लिए चाहिए। तो हमें 7 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू को देना है। अब आ जाओ हमारे गैंट चार्ट पे। गैंट चार्ट हमें पता है कि हमारा 0 से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पर क्या है, रेडी क्यू में 0th टाइम यूनिट पे कोई भी प्रोसेस नहीं है। तो 0 to 1 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू को क्या बैठ करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसको आइडल रहना पड़ेगा। तो 0 to 1 मैंने इसको एम्प्टी स्लॉट में रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट आया प्रोसेस P1। P1 आया अराइवल टाइम पे। अभी देखो एट टाइम एट टाइम 1 पे हमारे पास रेडी क्यू के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस है। ठीक है, रेडी क्यू में सिर्फ प्रोसेस P1 है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको शेड्यूल करना पड़ेगा और हमने उसको असाइन कर दिया सीपीयू एट टाइम P1 पर। तो अब प्रिमिटिव का केस नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव का केस डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कि एसजेएफ है जो हमारी, वो दोनों टाइप की शेड्यूलिंग को फॉलो करता है, प्रिमिटिव भी और नॉन प्रिमिटिव भी। अभी हम लोग यहाँ पे नॉन प्रिमिशन का केस डिस्कस कर रहे हैं। नॉन प्रिमिशन का केस क्या कहता है कि एक बार जिस प्रोसेस को सीपीयू दे दिया तो उसको सीपीयू मिल गया और कोई भी अनदर प्रोसेस सीपीयू से ले नहीं सकता। तो प्रोसेस P1 को सीपीयू दे दिया एट टाइम 1 के ऊपर। तो अब नॉन प्रिमिशन का केस है, तो कोई और अनदर प्रोसेस नहीं ले सकता सीपीयू को। तो P1 क्या करेगा, उसको 7 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू चाहिए, तो सीपीयू उसको 7 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू मिल जाएगा और उसने अपना काम खत्म कर दिया 8th टाइम यूनिट पे। अब 8th टाइम यूनिट तक हम लोग चेक करेंगे हमारी रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है। अब ये P1 नाम का प्रोसेस हमारे सिस्टम में से एग्जीक्यूट हो चुका है, आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट आ जाओ P2 प्रोसेस। अब रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस आ चुका है, अब मुझे ये बताओ। तो इसमें अभी तक आ चुके हैं टाइम यूनिट 8 तक प्रोसेस P2 आ चुका है, P3 आ चुका है एंड P4 आ चुका है। ठीक है, प्रोसेस 5th नहीं आया है क्योंकि अभी तक सिर्फ टाइम यूनिट 8th हुआ है। प्रोसेस 5th को आने में 1 सेकेंड का और वेट करना पड़ा अभी यहाँ पर।
तो ठीक है, अब यहाँ पे P2, P3 एंड P4 तीन प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें सीपीयू किसको देना है, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। तो इन तीनों में से बर्स्ट टाइम चेक किया हम लोगों ने, P2, P3, P4 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, इसका सबसे बर्स्ट टाइम कम है, तो हम लोगों ने P3 को यहाँ पर सीपीयू असाइन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला प्रोसेस भी क्या हो गया, एग्जिट हो चुका। अब रेडी क्यू के अंदर कौन कौन सा प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस बचा हुआ है, ये वाला प्रोसेस बचा है और ये वाला प्रोसेस बचा है, P2, P4 एंड P5। तो P2, P4 एंड P5 सबसे बर्स्ट टाइम कम किसका है, P2 का बर्स्ट टाइम कम है, तो हम लोगों ने क्या किया, P2 को सीपीयू असाइन कर दिया। ठीक है, अब P2 भी सिस्टम में से क्या हो चुका है, आउट हो चुका है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब कौन बचा, P4 एंड P5। तो किसको सबसे पहले सीपीयू मिलेगा, P5 को, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम क्या है, सबसे कम है। तो P5 को हम लोगों ने क्या किया, सीपीयू असाइन कर दिया। ठीक है, उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट कौन बचा सिस्टम के अंदर, रेडी क्यू में सिर्फ P4 प्रोसेस बचा, तो P4 प्रोसेस को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सीपीयू असाइन कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने ये गैंट चार्ट कैसे किया है, गैंट चार्ट कैसे एक्सप्लेन किया इसका। तो अभी हम लोग यहाँ पर कंप्लीशन टाइम देखेंगे। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 8। P3, P2 नाम के प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या है, P2 का कंप्लीशन टाइम है 13। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने P3 नाम के प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम देखा 10th यूनिट, P4 का देखा 31 एंड P5 का देखा हम लोगों ने 21। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीशन टाइम को दे दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, टर्न अराउंड टाइम निकाला। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हो आप लोग, कि सिस्टम में प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर कब आया और उसने कंप्लीट कब किया। तो हम लोग निकालने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर कंप्लीशन टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, उससे हम लोग निकालते हैं हमारा टर्न अराउंड टाइम। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, CT माइनस 80। ठीक है, CT का मतलब होता है यहाँ पे कंप्लीशन टाइम और 80 का मतलब होता है यहाँ पर अराइवल टाइम। तो हम लोग ये टर्न अराउंड टाइम हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, TAT टर्न अराउंड टाइम में से अगर हम लोग बस टाइम को माइनस कर दे तो वो क्या हो जाता है, हमारा वेटिंग टाइम निकल जाता है। तो अगर हम लोग एवरेज वेटिंग टाइम निकालने की कोशिश करें तो इन सबका सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, 5 है, तो इनका सम किया मैंने और डिवाइडेड बाय 5, तो 27 डिवाइडेड बाय 5, तो ये एवरेज वेटिंग टाइम हमारा निकल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, एवरेज वेटिंग टाइम हमारा जॉब का रिड्यूस हो चुका है। बट SJF के अंदर एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इसमें बस टाइम ऑलरेडी पता होना जरूरी है, तभी हम लोग ये शेड्यूलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। बट ऐसा तो नहीं होता कि हमें बस टाइम ऑलरेडी पता होता है, नहीं पता हमें, तो फिर इस शेड्यूलिंग को कैसे परफॉर्म कर देंगे जब हमें बस टाइम ही एडवांस में नहीं पता। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। बट इसके एडवांटेज क्या है कि एवरेज वेटिंग टाइम को ही रिड्यूस कर देता है, तो हम लोग इसके एडवांटेज को ज्यादा लेकर चलते हैं, इसकी लिमिटेशन को थोड़ा कम ध्यान देते हैं हम लोग। तो आई होप आपको SJF समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो इसका प्रिम्पशन वाला केस है, SJF शेड्यूलिंग का प्रिम्पशन वाला जो केस है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा।